Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन। तो ऑलरेडी आपने देख लिया है कि हम लोगों ने रिलेशन स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं टिल सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल एक नए टॉपिक से, जो कि है एंटी सिमेट्रिक। आपको पता ही है, उससे रिलेटेड है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों ने नाम सुना है, यस, आपको पता चल गया होगा, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर मेन्स एंड एडवांस के लेवल के प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। तो हम एकदम अच्छे से करना है, तो हम एंटी सिमेट्रिक करेंगे, ट्रांजिटिव करेंगे, साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास को अच्छे से समझेंगे विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल एज वेल एज मैथमेटिकल एग्जांपल। और इस कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा बनाएंगे कि चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। अब देखो, ट्रांजिटिव में जाने के पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी बात, जो कि है एंटी सिमेट्रिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी एकदम ध्यान से देखना। अगर जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ना, तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अभी आपने पढ़ा था सिमेट्रिक, तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। सिमेट्रिक में क्या पढ़ा था, अगर ए बी इज रिलेटेड टू आर है, तो वहाँ से इट शुड इम्प्लाई कि बी ए शुड ऑल्सो बी देयर इन द रिलेशन, तभी हम बोलते थे सिमेट्रिक। बट यहाँ पे क्या है ना, आप पिक्चर देख के भी समझ सकते हो कि अगर ए बी इज रिलेटेड टू दैट रिलेशन, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी है, तो बी इज रिलेटेड टू ए होगा। कब? ओनली इन द केस कि ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड वर्ड गिवन है बी ए बिलोंग्स टू आर है, देन इट शुड इम्प्लाई कि ए इज इक्वल टू बी है सारे ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, तभी वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? टेक द एग्जाम्पल। अगर सोचो कि R के अंदर एक रिलेशन लिखा मैंने R1, यहाँ पे A में एलिमेंट्स हैं, लेट अस अज्यूम A B C, डन, ठीक है। A B C है यहाँ पे। अब मैंने R1 जो बनाया है उसमें लिख लिया है A, A, ठीक है। फिर लिख लिया है A, B, अब फिर लिख लिया है B, A। नाउ टेल मी कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। ऑफ कोर्स डबलेट है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिसिटी पास कर रहा है। ए बी है भाई, बी ए भी है, दैट मीन्स आप बोलोगे हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ अगर मैंने पूछ डाला आपसे कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए आंसर? देखो ध्यान से, ए इक्वल्स टू ए है, जबकि इसका जस्ट डबलेट है, दैट मीन्स ये ऑफ कोर्स क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, साथ ही साथ एंटी सिमेट्रिक भी है, ये सब कुछ ही है। मैंने बताया था ना, एकदम अव्वल नंबर का स्टूडेंट है ये भाई, ऑलराउंडर है, इसको सब चलता है, सब में पास कर जाता है। तो देख रहे हो ना कि ए का उल्टा भी यहाँ पे लिखना चाहो A, A, तो उसमें उस केस में भी ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर दे रहा है। बट हियर ए भी है, बट देख सकते हो बी ए भी है, बट हमें आराम से समझ में आ रहा है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B है। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन नहीं यहाँ पे फुलफिल होगा A इक्वल टू B का, तो हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। तो अगर मैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में पूछूँ तो दिस इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? यस। अब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दूसरा अपना रिलेशन। अगर मैंने यहाँ लिख लिया A, A और मैंने लिख लिया A, B सिर्फ, ठीक है, और मैंने लिख लिया है B, C, डन। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि क्या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, क्या आना चाहिए आंसर? देखो, ए है, बोलोगे हाँ ये सिमेट्रिसिटी पास कर रहा है। बट व्हाट अबाउट ए बी है बट बी ए नहीं है, बी सी है बट सी ए नहीं है, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट एंटी सिमेट्रिक? अगर मैं आपसे एंटी सिमेट्रिक के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको चेक करना होगा, डबलेट है ऑफ कोर्स, A, A का उल्टा भी लिखो तभी दोनों इक्वल है, दैट मीन्स चलेगा। व्हाट अबाउट A, B है बट B, A नहीं है, बिकॉज A इज नॉट इक्वल टू B होता है। B, C है बट यहाँ C, B नहीं है, बिकॉज B इज नॉट इक्वल टू C होता है। दैट मीन्स समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसका डेफिनेशन जो है कुछ अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A, B इज रिलेटेड टू R एंड B, A इज रिलेटेड टू R होगा इफ एंड ओनली इफ
A इज इक्वल टू B, तभी हम बोलेंगे कि जो अपना रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स जब ऐसे डेफिनेशन से आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लगे तो उसके सेम मीनिंग से आप ऐसा भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो कि अगर हम क्या बोलेंगे, A, B बिलोंग करता है अगर रिलेशन में, और साथ ही साथ B, A बिलोंग करता है रिलेशन में, ये तभी पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू B है, तभी ये रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे रिलेशन क्या है, यस इट इज एंटी सिमेट्रिक, बिकॉज देखो A, B जस्ट मीन्स दैट मीन्स का उल्टा यहाँ नहीं है, because we know कि A is not equal to B and B is not equal to C, that means this is anti-symmetric. Understood the point? Understood the idea कि कैसे हम लिखते हैं? तो ये अपना सिमेट्रिक था, एंटी सिमेट्रिक नहीं था, बट यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं है बट एंटी सिमेट्रिक है। करेक्ट, अंडरस्टूड द पॉइंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल कि मेरे को और एक लिखना है एंटी सिमेट्रिक, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैंने सारे लिख दिए A, B, B, C, ठीक है, तो सब बोल सकते हो हाँ भाई ये जो है रिलेशन वो क्या है, सिमेट्रिक। अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो क्या सिमेट्रिक है, सब बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, टेल मी। यस इट इज एंटी सिमेट्रिक ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे जब भी हम A, ले रहे हैं डबलेट है, दैट मीन्स डबलेट तो सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा, सभी कुछ होगा, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है साथ ही साथ सिमेट्रिक भी है। बट यही मैं अगर इसके अंदर कोई भी एक ऐसा लिख दूँ, A, C सिर्फ लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक फिर नहीं रहेगा, उस केस में सिर्फ ये एंटी सिमेट्रिक बन के रह जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो बात को? यस, अंडरस्टूड द पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी सिमेट्रिक। अब चलते हैं आगे, चेक करते हैं अपने ट्रांजिटिव वाले पॉइंट को, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांजिटिव का मतलब है यहाँ कि अगर इफ है, इफ A, B इज रिलेटेड टू R एंड B, C इज रिलेटेड टू R, दैट मीन्स यहाँ पे हम तीन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, A, B एंड C। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ, ये जो है A नाम की कोई गर्ल है और ये B नाम की गर्ल है, तो ऑफकोर्स ये B ही है, ये C है, कलर से समझ लो। इफ A इज अ सिस्टर ऑफ B एंड B इज अ सिस्टर ऑफ C, देन बताओ मुझे A और C के बीच में क्या रिलेशन होगा? बच्चों वाला क्वेश्चन है, आई नो। यस ऑफकोर्स आप बोलोगे A एंड C भी एक दूसरे की सिस्टर है, राइट? तो जब ऐसा वाला रिलेशन होता है ना, और ऐसे अपने पास केसेस आते हैं, तो हम बोलते हैं यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड्स। अगर सोचो कि A जो है वो B की फ्रेंड है और B जो है वो C की फ्रेंड है, बट A और C ना एकदम जानी दुश्मन है एक दूसरे का, देखते ही दोनों के एकदम रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है ना, देखा ही होगा, राइट? आपने रियल लाइफ में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। तो इस केस में क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। A, B है फ्रेंड्स, B, C भी फ्रेंड्स हैं, बट यहाँ A, C फ्रेंड्स नहीं है भाई, तो क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को बोल देंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द पॉइंट? तो बस अब इसके डेफिनेशन को समझो कि अगर A, B इज रिलेटेड टू R है एंड B से रिलेटेड टू R है, तो A, C शुड बी रिलेटेड टू R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। क्लियर? तो ये तो डेफिनेशन समझ में आ गई बात। बट कन्फ्यूजन तब क्रिएट होती है जब अपने पास जो रिलेशन है उसमें कुछ ऐसी बात आए ही ना, और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ध्यान देना, हम ट्रांजिटिव के केस में उल्टा डेफिनेशन याद करेंगे, जस्ट लाइक एंटी सिमेट्रिक। जैसे भी एंटी सिमेट्रिक का आपने चेक किया ना कि उस डेफिनेशन से हमने एक नया डेफिनेशन क्रिएट किया, वैसे ही यहाँ पे भी एक नया रिलेशन क्रिएट करो। द रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। कब? सिर्फ ऐसे केस में, दैट मीन्स हर टाइम ये ट्रांजिटिव होगा, ओनली इन दिस केस इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव। कब? इफ एंड ओनली इफ A, B जो है वो रिलेटेड है, B, C जो है वो रिलेटेड है, बट A, C इज नॉट रिलेटेड फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे A, B है रिलेशन में, B, C है रिलेशन में, बट ये A, C अगर नहीं है रिलेशन में, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। टेक द फ्यू एग्जाम्पल्स, तब ये बातें और क्लियर होंगी। अगर मैंने सोचो कि A के अंदर 1, 2, 3 लिया, ठीक है, अब मैंने R1 के अंदर लिख डाला है 1,1, 2,2, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,2, देन 2,3 और लिख दिया यहाँ पे 1,3, ठीक है। अब आपसे पूछा कि क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, क्या होना चाहिए आंसर? देखो डबलेट है, जैसे ही देखा डबलेट आराम से बोल सकते हो हाँ भाई ट्रांजिटिव होगा, राइट?
ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1 1 को आप 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और वो सारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब बात यहाँ से करेंगे हम आगे 1, 2, 2, 3, दैट मीन्स ए बी बी सी है, बट ए सी के बारे में चेक करना कि क्या यहाँ 1 3 है, हाँ है, तो आप यहाँ पे ही मत बोल देना कि ट्रांजिटिव है, अभी और भी बातें चेक करनी बाकी है। एक भी ऐसा यहाँ पे मिल गया एलिमेंट जिसके लिए या तो ऑर्डर्ड पेयर बोल लो, जिसके लिए रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा ट्रांजिटिव वाला, तो आप वहीं पे बोल दोगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इतना चेक करने के बाद रुकना नहीं है, अभी आगे बढ़ो। अब देखो, अगर मैंने इसको उल्टे तरह से देख लिया, 2 3 है तो 3 से क्या कुछ रिलेट हो रहा है, नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब 1 3 है, क्या 3 से फिर से कुछ स्टार्ट हो रहा है, नहीं, दैट मीन्स यहाँ से भी कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला 1 2 और 2 2, ऐसे भी हमें चेक करना पड़ेगा, 1 2 है 2 2 है तो 2 2 यस इट इज़ देयर, बट जस्ट सी अगर मैंने यहाँ पे बात करी है 1 3 की, करेक्ट, कहाँ से बोलूँ, ये जहाँ से एग्जाम्पल लिया ना प्लीज़ वहाँ से आप कर लो, बिकॉज वो बीच में कहाँ पे बोला मैं भूल गई। तो चलो अब इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो लेट अस अज्यूम ए के अंदर मैंने ले लिया है 1, 2, 3, डन। अब लेट अस अज्यूम मैंने R1 में लिखा है सिर्फ ए नॉट ए है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया है, तो चलो 1 2 3 लेते हैं, 1 2 और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 2, 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक लेट अस अज्यूम 3, 3, ठीक है, और पूछा कि मुझे बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब तो सब कुछ जान चुके हो तो मैं पूछती हूँ, रिफ्लेक्सिव है तो आराम से आप बोल सकते हो सारे डबलेट नहीं है, नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, 1 2 है 2 1 है, करेक्ट, 2 1 है 1 2 ऑफकोर्स उसका उल्टा पुल्टा हो गई, 3 3 है, दैट मीन्स येस इट इज सिमेट्रिक। नाउ टेल मी कि क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 है 2 1 है बट 1 1 नहीं है, तो जैसे भी एक भी आपको ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जो कि होना चाहिए और नहीं है, आप बोल दोगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, करेक्ट। समझ में आ रही है बात, यस। अब देखो, अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर मैंने R2 के अंदर सिर्फ बोल दिया कि 1, 1 है और आपसे पूछा कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या होना चाहिए आंसर, आप बोलोगे 1 1 है, अब उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, नहीं होगा ट्रांजिटिव। अगर आपने नहीं बोला तो दैट विल बी रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये डबलेट है, डबलेट सारे ही टेस्ट को पास करता है। 1 1 को ही अगर मैं 3 बार ही लिख दूँ तो हो गया ना ट्रांजिटिव, होता है या नहीं, यस। और आपको पता है सेट में हम रिपीट नहीं करते तो इसलिए नहीं रिपीट किया, तभी डबलेट जो है वो सारे रिलेशन को पास करता है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो R3 में मैंने ले लिया 1, 1 और मैंने ले लिया 1, 2, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहाँ से दैट्स ऑल, अगर सोचो कि ले लिया 1, 3, ठीक है, डन, ले सकती हूँ, अच्छा ठीक है 1, 1, ठीक है, डन। अब पूछते हैं कि इसके बारे में कि क्या ये ट्रांजिटिव है, टेल मी। 1, 1 है 1, 2 है तो 1, 2 शुड बी देयर, येस इट इज़ देयर। 1, 1 है 1, 3 है, दैट मीन्स 1, 3 शुड बी देयर, येस इट इज़ देयर, दैट मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। दैट मीन्स हमेशा हम इस तरह से चेक करेंगे कि अगर ए बी है बी सी है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे ए सी है या नहीं, अगर नहीं है तभी हम बोलते हैं वो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज इट इज़ ट्रांजिटिव। डन। अब देखो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजिटिव का और चेक करते हैं। 1, 1 ले लिया, 2, 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1, 3 ले लिया है। नाउ इफ़ आई विल आस्क यू कि क्या ये ट्रांजिटिव है, जस्ट चेक। देखो 1, एक और भी साथ में ले लेते हैं, 1, 2 ले लिया, ठीक है, डन, कर सकते हैं ऐसा काम। अब देखो 1, 1 है, दैट मीन्स जब भी डबलेट आया तो आराम से आपको सोचना ही नहीं है। अब 1, 3 है, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, 3 से कुछ स्टार्ट करता हुआ नहीं है तो हमें उसको चेक नहीं करना है। 1, 2 है लेकिन 2 से स्टार्ट करता हुआ यहाँ पे है 2, 2, बट अगर 1, 2 है 2, 2 है तो ऑफकोर्स 1, 2 तो है ही यहाँ पे ना, राइट। दैट मीन्स डबलेट से रिलेटेड कुछ भी है तो वो पास कर जाता है रिलेशन। सिमिलरली अगर 1, 1 है 1, 3 है, दैट मीन्स 1, 3 है यहाँ। दैट मीन्स आप समझ रहे हो यहाँ पे और ऐसी कोई चीज़ें है ही नहीं जिसके लिए हमें सोचना है, तो यस दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ट्रांजिटिविटी को हम ऐसे ही चेक करते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को एकदम अच्छे से चेक करेंगे, फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से तगड़े से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ क्या है, अगर ए के अंदर ए बी सी, जो सिंपल सा एग्जांपल ले लो, और रिलेशन को किस में देखना है हमें, ए क्रॉस ए में। मैंने बताया था ना, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हमेशा। नाउ चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो चलो चेक करते हैं पहला वाला रिलेशन। जल्दी से पॉज कर लो वीडियो और सबके लिए जल्दी जल्दी से आर एस एंड टी के लिए लिख लो कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है या नहीं, और चेक करो मेरे आंसर के साथ। ओके, R1 टेल मी क्या होगा ये, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ऑफ कोर्स व्हाट इज द आंसर, नो, बिकॉज यहाँ पे सारे डबलेट नहीं हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? टेल मी, सिमेट्रिक दैट में सारे, अगर जो भी डबलेट हैं उसके लिए तो है ही ऑफ कोर्स, तो यस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है? टेल मी, ये मत बोल देना कि यहाँ पे ए बी बी सी ऐसे है ही नहीं तो हम नहीं चेक करेंगे, सिर्फ डबलेट है दैट मीन्स यस इट इज ट्रांजिटिव। जितने एलिमेंट है उसके लिए ही चेक करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव के केस में जो भी ए में बनते हैं उन सब के लिए चेक किया जाता है, अदरवाइज जो गिवन है सिर्फ उसके लिए चेक होता है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो R2 की बात करते हैं। R2 के अंदर क्या है, सारे डबलेट है, दैट मीन्स ये तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ R3 के बारे में बात करते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जैसे ही दिखा कि यहाँ पे कोई डबलेट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो ए भी है बट बी ए तो है ही नहीं, एक भी अगर पास नहीं किया दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक, ए बी है बी सी है बट देखो ए सी इज नॉट देयर, नाउ इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं था रिलेशन। चलो अब R4 के बारे में बात करते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जैसे ही डबलेट दिखे नहीं है, दैट मीन्स नहीं। करेक्ट, समझ रहे हो ना कितना इजी हो गया चेक करना अब। क्या ये सिमेट्रिक है? ए बी है बी ए है, ऑफ कोर्स उल्टा है तो है, जो गिवन है बस उसके लिए चेक करना है। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ए बी है बी ए है बट ए ए शुड बी देयर, क्या है? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। सिमिलरली देखो, अगर यहाँ पे मान लो ए ए गिवन होता तब क्या ये हो जाता, अभी चेक कर लेते हैं। देखो R5 में यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसके रिफ्लेक्सिव के बारे में बोलूँ तो ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज सारे डबलेट नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो ए है डबलेट है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स है। ए बी है बी ए है, येस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, ए ए है दैट मीन्स डबलेट है तो पास कर लिया, ए बी है बी ए है, ए ए होना चाहिए, येस इट इज देयर। अगर गलती से भी आपने बोल दिया कि येस इट इज ट्रांजिटिव, देन इट विल बी रॉन्ग आंसर। वाई? आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। ए बी को चेक किया, बी ए को चेक किया, बट जस्ट टेक द रिवर्स। बी ए है यहाँ, ए बी है यहाँ, बट क्या बी बी है? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड द पॉइंट, वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव? क्लियर। इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है R5 को मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, A कॉमा A। काफ़ी बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसे प्रॉपर लिख के दिखा रही हूँ। A कॉमा A, लेट अस अज्यूम पहले मैंने B कॉमा A लिखा और उसके बाद A कॉमा B लिखा। अब मुझे बताओ ये दोनों सेम ही है ना, R5 बोथ आर सेम, राइट। अब देखो अगर मैं ट्रांजिटिव के बारे में यहाँ चेक करूँ, A तो है दैट इज़ फाइन, बी ए है ए बी है, बट क्या बी बी है? नहीं है, दैट मीन्स दैट्स वाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ो। यहाँ है एम्प्टी रिलेशन। नाउ टेल मी, एम्प्टी रिलेशन का मतलब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन के बारे में? एम्प्टी रिलेशन के बारे में अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछा जाए तो सबके डबलेट हैं क्या? नहीं है, नहीं है, क्योंकि ए बी सी तीनों के लिए चेक करना होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। करेक्ट, अंडरस्टूड। क्या ये सिमेट्रिक है? ऑफ कोर्स सिमेट्रिक है, बिकॉज जो गिवन है उसके लिए ही चेक करेंगे, जो गिवन है उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है। समझ रहे हो ना आप बात? यस। ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा क्योंकि जो गिवन है उसके लिए सिर्फ चेक करते हैं, और जो गिवन है उसके लिए तुम आराम से बोल सकते हैं कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज पासिंग द टेस्ट। बट रिफ्लेक्सिव के लिए होना ही चाहिए, इट इज मस्ट दैट तीनों के डबलेट होने चाहिए। क्लियर है? अंडरस्टूड द पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं एंटी सिमेट्रिक पूछूँ तो एंटी सिमेट्रिक भी है ये, अंडरस्टूड, ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस यूनिवर्सल सेट? R7 में जो मैंने लिया हुआ है, यहाँ सारे ही अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स हैं। ओके, तो क्या होगा ये देख सकते हो, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे अगर मेंबर हैं तो आप आंख बंद करके लिख देना, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव एज वेल एज। अगर मैं एंटी सिमेट्रिक की बात पूछूं तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इन तीनों के बारे में आप समझ लो कि ये हमेशा ही पास कर देगा। कैसे? सबके डबलेट हैं, यस, ए है, बी बी है एंड सी सी है, दैट मीन्स डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। डन। सिमेट्रिक देखो, डबलेट को तो छोड़ ही दो क्योंकि उसका हमें पता है हमेशा, ए बी है, देखो बी ए है,
देन AC है, यस इट इज CA है, BC है, CB है, तो हो गया पास सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव देख लो, अगर AB है, BA है तो AA होना चाहिए है। अगर यहाँ पे AC लिया हमने, CA लिया, AA है, करेक्ट। AB लिया हमने, BC लिया, AC है, दैट मीन्स जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। नाउ टेल मी कि क्या ये अपना एंटी सिमेट्रिक है। देखो अगर यहाँ मैंने लिया है AB और BA, इसका मतलब A इक्वल्स टू B होना चाहिए, बट क्या वो है? नहीं, तो दैट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट वाई इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए ये मस्ट है कि अगर AB है, BA है तो A शुड बी इक्वल टू B। क्लियर? अंडरस्टूड? दैट्स वाई दिस इज सिमेट्रिक बट इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप समझ गया हो तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में। और चलो अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस तो बनता ही है जब हमने सिमेट्रिक पढ़ लिया, ट्रांजिटिव पढ़ लिया और साथ ही रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया है। तो जब भी कोई भी रिलेशन ये तीनों ही टेस्ट को पास कर जाता है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव टेस्ट, सिमेट्रिक टेस्ट एज वेल एज ट्रांजिटिव टेस्ट, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलता है दैट मीन्स ऐसा अपने पास रिलेशन जो ये तीनों टेस्ट में सफल हुआ है उसे हम बोलते हैं कि वैसा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशन ने, राइट। देखो दैट मीन्स जब भी अपने पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव, गलती से भी एंटी सिमेट्रिक मत जोड़ देना, ओके। तो वो क्या होता है, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं, ओके। दैट मीन्स आप मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला है A क्रॉस A, राइट, अगर किसी रिलेशन में मैंने बोल दिया है R इज इक्वल टू A क्रॉस A, होता ही है ना, देखा था आपने यूनिवर्सल रिलेशन को हम ले सकते हैं एज अ रिलेशन, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, यस इट इज। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट मीन्स यूनिवर्सल जो सेट है अपना, उसे हम हमेशा ही बोल सकते हैं दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन, ठीक है। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना है तो लेट अस अज्यूम मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया S और उसमें बोला है कि सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं सारे पैरेलल लाइंस का लिया है, ठीक है। तो ऑल पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस ऐसे ले लो, ठीक है, पेयर ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इस रिलेशन के बारे में अगर मैं पूछूं कि क्या ये रिलेशन अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या होना चाहिए आंसर? टेल मी। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर तो ये तीनों हुआ तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो अगर एक लेते हैं लाइन, नाम रख लेते हैं L1, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिक चेक कर रही हूँ मैं, अगर L1 इज पैरेलल टू L2 है तो क्या L2 इज पैरेलल टू L1 होगा? ऑफ कोर्स होगा, दैट मीन्स यस इट इज सिमेट्रिक, हो गया। अगर मैं बोलूँ कि L1 पैरेलल है L2 के और L2 जो है पैरेलल है L3 के, तो टेल मी कि क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? ऑफ कोर्स होगा, तो दैट मीन्स ये अपना ट्रांजिटिव भी हो गया। नाउ टेल मी अपने रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी लाइन का डबलेट, दैट मीन्स वो खुद के साथ क्या पैरेलल होता है? यस ऑफ कोर्स, हम किसी लाइन के बारे में अगर बोले वो खुद के साथ तो हमेशा ही पैरेलल रहता है, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव टू, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो क्या मतलब हुआ कि ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक R1 के अंदर सोचो कि मैंने लिख लिया है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। डन। तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस जो लिया है इसके बारे में चेक करते हैं। नाउ जब रिफ्लेक्सिव चेक करो इसका मतलब एक लाइन लेट अस अज्यूम L1 है, तो L1 जो है खुद के साथ क्या वो रिफ्लेक्सिव है? दैट मीन्स क्या वो अपने आप के साथ परपेंडिकुलर है? एक लाइन क्या खुद के ऊपर परपेंडिकुलर होता है? नहीं, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? जैसे ही एक भी चीज़ कैंसिल हुआ आप बोल दोगे इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो आराम से हम बोल सकते हैं नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैव टू चेक कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, अगर ये आपके ऑप्शंस में हो कि दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या तो फिर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ऐसा कुछ ऑप्शंस में हो, तब आप क्या करोगे? तब तीनों ही चेक करना होगा। तो फटाफट से चेक कर लो। L1 लिया, दूसरा लाइन लिया L2, लेट अस अज्यूम L1 जो है एक लाइन है L2 उसके ऊपर परपेंडिकुलर है,
ठीक है। अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है ही, है ना, हमेशा ये हर केस में इसके बीच तो 90 डिग्री ही बनेगा ना, करेक्ट बनेगा। दैट मीन्स ये भाई सिमेट्रिक है, तो हम बोल देंगे दिस इज सिमेट्रिक। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? अगर L1 लिया L2 लिया तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 दिख रहा है। अब L2 को क्या लेना होगा? L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। लेट अस अज्यूम कोई एक लाइन ले लेती हूँ मैं ऐसा जो कि L3 है। अब इसके ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 तो क्या रिलेशन है L1 एंड L3 में? देख के कोई भी बता सकता है yes these two are parallel but not perpendicular, that means this is not transitive. Understood? क्लियर है बात? सिर्फ सिमेट्रिक है, बल्कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव। तो ऐसे ही हमें चेक करना होता है, अगर तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हुए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी दिमाग की बत्ती जलाते हुए सॉल्व करो, मुझे आंसर दो कि क्या होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, इफ R इज अ रिलेशन ऑन Z, Z का मतलब समझ में आ ही गया होगा, यस इट इज इंटीजर, दैट मीन सारे इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंक्लूडिंग जीरो। ओके, इज गिवन बाय, अब R जो रिलेशन है वो डिफाइंड किस तरह के फॉर्म में गिवन है? ऑफ कोर्स एरो डायग्राम में नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास डेफिनेशन गिवन है, रिलेशन x, y सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। देन यू हैव टू टेल कि R क्या है। जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स इन दिस केस यू हैव टू चेक तीन चीजें, दैट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। डन। तो चलो क्या है अपने पास, यहाँ पे डिफाइंड है पहले तो Z में, दैट में सारे इंटीजर हम ले सकते हैं। और जब यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए ना दिया हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, तो बेटर होता है कि एक जल्दी जल्दी से ना कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक कर लिया करो। डन। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 है, राइट। और जहाँ पे हमें पता है कि x, y जो है बिलोंग कर रहा है Z को। डन, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब देखो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स सेम डबलेट होने चाहिए, 1, 1, 2, 2, -2, -2 इस तरह की चीज़ें। तो क्या वो इस रिलेशनशिप में बैठ रहा है? देख लो, अगर मैंने सोचो कि 1 ले लिया, 1 - 1 दैट मीन्स 1 - 1 होना चाहिए, x - x होना चाहिए। तो क्या x - x की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है 0, एंड 0 को ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो भाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स टेक एग्जाम्पल कि x को मैंने 1 ले लिया, y को 2 ले लिया। दैट मीन्स अगर 1 - 2 है, जो कि कितनी वैल्यू होती है? 1 - 2 सबको पता है कि -1 होता है, एंड -1 का हमने मॉड ले लिया है, तो ऑफकोर्स ये 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो अगर x, y बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास इस रिलेशन में होता है, R में होता है, तो y - x भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 - 1 करूँ तो इसकी कितनी वैल्यू होती है? ये भी तो 1 ही होता है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये भी सही है। तो x - y लिया था और उससे हमने दिखा दिया कि y - x भी जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो किसी के लिए भी लागू होगा, है ना। कोई भी ऐसा रिलेशन, दैट मीन्स कोई भी ऐसे नंबर, एग्जाम्पल ले लो माइनस कुछ भी 5 और 6 का ही, तो अगर 5 - 6 करेंगे तब भी क्या हो रहा है? ऑफकोर्स उसकी वैल्यू 1 होती है, -1 होगी, दैट मीन्स मॉड ले लेंगे तो 1 होगा। तो ये ट्रू है, तो 6 - 5 भी तो ट्रू है ना, राइट। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी आ गया। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, करेक्ट। अब ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते थे कि अगर लेट अस अज्यूम 1 and 2 ले लिया, 1, 2 and 3 ले लिया है, ठीक है, ले ही सकते हैं ना नंबर, कोई भी नंबर। तो 1, 2 and 3 ले लिया, तो अगर मैंने बोला कि 1 - 2 के बारे में, तो 1 - 2 ऑफकोर्स ये 1 से छोटा होता है, दैट मीन्स या तो इक्वल होता है, 1 ही आएगी वैल्यू एग्जैक्टली, करेक्ट। और अगर 2 - 3 के बारे में मैंने बोला तो ऑफकोर्स बोल सकते हो ना कि हाँ इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। दैट मीन्स 1, 2 एज वेल एज हम बोल सकते हैं 2, 3 जो है ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 1, 3 शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। नाउ जस्ट चेक, 1 - 3 अगर हम करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाती है? ये देखो 1 - 3 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2, एंड ऑफकोर्स दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। दैट मीन्स अगर ऐसे दो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं बट उससे ये तीसरा ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, करेक्ट। तो जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑफकोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं ही होगा। तो क्या क्या आया? सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। देखो कौन सा ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सो दिस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। डन।
समझ में आ रही बात कि कैसे चेक करते हैं। अगर आप इसको लेंदी प्रोसेस में जाते तो एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे भी वीडियो बने हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक करते हो कि कैसे हम प्रोसेस में दिखाते हैं। बट जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और प्रोसेस में नहीं जाना है, तो बस धड़ाधड़ से हमें नंबर देखने हैं ऐसे ले लेके और चेक करके बता देना है रिजल्ट। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। फिर से दिमाग की बत्ती जला लो और करो इसको सॉल्व। क्या है अपने पास, S is a relation on R, that means सारे रियल नंबर, ठीक है, and is given by A, B belongs to S। ऐसे भी रिलेशन को लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। दैट मीन्स यहाँ पे A, B belongs to S है, इसका मतलब बेसिकली S इक्वल्स टू बोला जा रहा है A, B सच दैट दिस इज द कंडीशन, A, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन S इज व्हाट। जब हमारे पास ये बोला गया है कि A, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, टेल मी। दो नंबर अगर रियल नंबर है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यस, एक तो कि एक कोई भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। अगर 0 के लिए चेक करें हम, या तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि दोनों ही नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तभी वो पॉजिटिव हो सकता है उसका प्रोडक्ट। दैट मीन्स सेम साइन होने चाहिए, राइट, सेम साइन के हम ले सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है, 0 ले सकते हैं या तो A और B की वैल्यू, या तो फिर हम दोनों को ही पॉजिटिव चूज करेंगे या तो दोनों को नेगेटिव, यही ले सकते हैं। डन। अब कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक करते सकते हैं, जैसे कि डबलेट ले लो, 1 इंटू 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, येस ऑफ कोर्स होता है। -1 इंटू -1 तब भी वो ले लो 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भाई रिफ्लेक्सिव तो हो गया, है ना, करेक्ट, ये होगा ही, बिकॉज A² जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डन। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B अगर हमने लिया है बिलोंग टू रिलेशन R, इसका मतलब A, B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। A, B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो या B ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलो, क्या कोई डिफरेंस है, नहीं, इसका मतलब ये अपना सिमेट्रिक भी है। डन। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया A, B बिलोंग करता है R को, एंड साथ ही साथ B, C भी जो है बिलोंग करता है R को, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या समझ में आया कि A, B जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से क्या समझ में आया, B, C ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। अब सोचो कि दोनों का ही मैंने प्रोडक्ट ले लिया, दैट मीन्स A, B² C हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन, यही होगा ना। अब B² तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, राइट, इसका मतलब क्या समझ में आया, पॉजिटिव इंटू समथिंग पॉजिटिव तभी हमारे पास होगा, राइट, अंडरस्टूड द पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ से यही समझ में आया ना कि A इंटू जो C है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, करेक्ट। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ये रिजल्ट, राइट। सेम डेफिनेशन पे इसका मतलब A, C भी जो है वो इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, करेक्ट। आप नॉर्मल एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो, 1, 2 ले लो, 1 इंटू 2 कितना होता है भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 2 इंटू 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, 1, 3 भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो बात को, राइट। तो या तो जनरलाइज करके चेक करो या तो एग्जाम्पल लेके चेक करो, आपका रिजल्ट बस ऐसे आ जाना चाहिए। तो ये तीनों ही है, इसका मतलब परफेक्ट, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। डन, समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही करके हम इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस को और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे चले। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है यहाँ पे, अभी जो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, सो दैट जब क्वेश्चन देखो तो डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमारा कोई रिलेशन R1 एंड R2 जो है, ठीक है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दो रिलेशन है सेपरेटली और दोनों ही अपने इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, तो फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इस रिलेशन का, राइट, तो ऑब्वियसली जब दो रिलेशन का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसमें भी कुछ अपने पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो उस रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा, वो जो एक सेट बनेगा, वो भी कुछ नहीं बल्कि इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। समझ रहे हो बात। दैट में जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में भी हमें यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलने वाला है, बट यही उसका उल्टा R1 यूनियन R2 ज़रूरी नहीं है कि वो अपना एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, बट इन दिस केस इट इज़ डेफिनेट कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अंडरस्टूड, क्लियर है बात। चलो
अब देखो, इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम रिलेशन के इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलेगा हमें। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी कि इनवर्स होता क्या है रिलेशन का, अभी अभी समझाती हूँ सो दैट वो बात एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो, एक रिलेशन R जो है किसी सेट में इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ R इक्वल्स टू R इनवर्स। अब बोलोगे R इनवर्स तो पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो समझो R इनवर्स को। अगर समझो कि मैंने R में लिखा हुआ है 1,2, 2,3, ठीक है, बस इतना ही, और मैंने आपको बोला कि इसका आपको इनवर्स लिखना है, तो व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन? जस्ट उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स अगर इसके लिए जो एरो डायग्राम बनाया है आपने कुछ इस तरीके का, लेट अस अज्यूम ये डिफाइंड है ऑन ए एंड ए में है अपने पास 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पे ए क्रॉस ए में है, तो ए क्रॉस ए में जो हमने रिलेशन डिफाइन किया, यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, डन। अब 1 का किस तरह से है डिफाइंड, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, डन। एरो इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम R इनवर्स को क्या करते हैं, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे 1 की मैपिंग 2 के साथ थी तो हम बोलेंगे अब 2 की मैपिंग 1 के साथ हो गई, 2 की मैपिंग यहाँ 3 के साथ थी तो हम बोलेंगे 3 की मैपिंग अब 2 के साथ हो गई, और यही हो गया आपका इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रही है बात? यस, सो दिस इज ओनली योर इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन। करेक्ट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर समझ लो कि मैंने एक और एग्जाम्पल अगर ले लिया और यहाँ पे सोचो कि मैंने A के अंदर लिख लिया है 1, 2 एंड B के अंदर लिख दिया है A, B, ठीक है, अलग अलग ले लेते हैं सो दैट समझ में आ जाए एकदम अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। तो अब देखो कि अगर मैंने B के अंदर A, B इस तरह से ले लिया है, डन। अब मुझे चाहिए एक रिलेशन R जो कि डिफाइंड कहाँ से है, A क्रॉस B में, ठीक है। अब वो इस तरह से डिफाइंड है कि समझो मैंने R में यहाँ A लिखा और यहाँ पे B लिखा, ठीक है, एरो डायग्राम से, और यहाँ 1, 2 है और यहाँ पे है A, B। अब मैंने डिफाइन कर दिया है 1 को A के साथ और 2 को B के साथ। दैट मीन्स बेसिकली R में यहाँ पे है 1, A एंड साथ में 2, B, ठीक है, इस तरह से है। अब मैंने अगर बोला है आपको कि आपको R इनवर्स निकालना है तो इसका क्या मतलब हो गया, R इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स। दैट मीन्स A,1 एंड B,2। तो बेसिकली अगर मैं इसके लिए एरो डायग्राम आपको बनाने को बोलूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी फ्रॉम B टू A। समझ रहे हो बात को? B में क्या क्या था, A, B, और यहाँ पे A में था 1, 2, तो A की मैपिंग होगी 1 के साथ और B की मैपिंग होगी 2 के साथ। सो दिस R इनवर्स इज डिफाइंड ऑन व्हाट, B क्रॉस A, ना कि A क्रॉस B पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है बात कि जब हम रिलेशन R के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डिफाइंड है ऑन A क्रॉस B, बट जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो वो डिफाइंड है B क्रॉस A पे। अंडरस्टूड? एंड इन दिस केस अगर A क्रॉस A में ही डिफाइन किया है तो यहाँ पे जो R इनवर्स है वो भी A क्रॉस A में ही डिफाइंड है। क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट? ओनली द थिंग इज दैट कि इसकी मैपिंग हो जाएगी चेंज। अब मैं यहाँ पे 1, 2, 3 जो है इस तरह से और यहाँ 1, 2, 3 जो है इस तरह से, ये अभी भी वही है A, बट यहाँ क्या हो जाएगा, अब 2 की मैपिंग हो जाएगी अपनी 1 के साथ और यहाँ पे 3 की मैपिंग हो जाएगी 2 के साथ, लाइक दिस विल बी योर R इनवर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? क्लियर है अब बात कि R इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनवर्स। अब देखो यहाँ पे, अब इससे समझो इन दोनों पॉइंट्स को। यहाँ क्या बोला गया है, इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स अगर मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूँ, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ओवर हियर ओनली, लेट अस अज्यूम मैंने एक रिलेशन S लिख दिया और उसके अंदर 1,1 लिखा है, 1,2 लिखा है एंड 2,3 लिखा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1,3 लिखना पड़ेगा, है ना, डन, ठीक है, यही करना होगा। तो अब बताओ मुझे कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबसे पहले चेक करके बताते हैं। नहीं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, तो चलो सबसे पहले मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, डन। तो ठीक है, पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन लिखूँ तो आराम से, सबसे ईजी है क्या, सबसे ईजी है डबलेट लिख लेना। तो 2,2 एंड 3,3 लिख डाला, ठीक है ना,
ओके अब मैंने जो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं उसके अंदर, अब मुझे बताओ कि अगर मैं एस इनवर्स लिखूँ तो क्या हो जाएगा, डिट्टो सेम यही चीज़ें, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना, होगा कि नहीं, यस। अब सोचो कि कुछ एक और एग्जाम्पल ले लो जिसमें सिर्फ ऐसे डबलेट ही ना हो, कुछ और भी एग्जाम्पल हो सके, तो चलो एक कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे कि वो अपना आ जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन, डन, ठीक है। तो दैट मीन्स अपना रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव कर दिया। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, दैट मीन्स अगर मैंने 1 2 लिया है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है, डन। अब सोचो कि यहाँ रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया है, अब क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक कर लो, 1 2 है, 2 1 है, 1 1, यस इट इज़ देयर, 2 1 है, 1 2 है, 2 2, यस इट इज़ देयर। अब देखो यहाँ से भी अगर आप चेक करो तब भी हर जगह से दिस इज़ यस इक्विवेलेंस रिलेशन, डन। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एस इनवर्स लिखूँ तो क्या होगा, 1 1 ये यही रह जाएगा, 2 2 भी वही रह जाएगा, 3 3 भी वही रह जाएगा, एंड 2 1 भी वही रहेगा। यहाँ 2 1 इसका उल्टा 1 2 हो जाएगा, दैट मीन्स बेसिकली ये सेम है, और यही तो बोला गया है, इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ रहे हो, दैट मीन्स जब भी हम किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इन्वर्स ले तब भी वो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, अ रिलेशन आर और सेट इज सिमेट्रिक अगर हमारे पास आर इक्वल्स टू आर इन्वर्स आए, कैसे देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो रिलेशन है अगर मैंने बोला एस इक्वल्स टू एस इन्वर्स, दैट मीन्स ये दोनों सेम कब है, जबकि ऑफकोर्स ये सिमेट्रिक होगा तभी होगा, करेक्ट, अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर मैं सोचो कि सिर्फ आर में ले लूँ 1 2, ठीक है, डन। अगर सिर्फ मैं 1 2 लूँ, अब मैं इसका बोलूँ आर इन्वर्स निकालने तो सभी बोलोगे कि येस ओनली दिस इज 2 1, तो ऑफकोर्स ये तो सिमेट्रिक नहीं है ना। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे अगर 1 2 लिया है तो यहाँ पे 2 1 इंक्लूड करना होगा, तभी यहाँ पे 2 1 के साथ साथ मुझे 1 2 भी मिलेगा और ये हो जाएगा इक्वल रिलेशन, क्लियर। दैट मीन्स जब भी हम बोल रहे हैं कि दोनों इन्वर्स अपना जो है रिलेशन इक्वल है एक दूसरे के, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आर इन्वर्स, तो उस केस में आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्लियर। तो दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इन्वर्स रिलेशन का भी एकदम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, राइट। तो चलो अब आगे देखते हैं इसके, चलो अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास में दो वर्ड आए हुए हैं, क्या क्या है वो, एक तो है इक्विवेलेंस और दूसरा है क्लास, करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इतना समझ लो कि इक्विवेलेंस क्लास तभी डिफाइन होगा जबकि अपना कोई रिलेशन जो है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, ठीक है, तभी वो वर्ड आया है। और क्लास से समझ लो कि आपका क्लासरूम, ऐसे याद रहेगा, क्लासरूम दैट मीन्स आपके जो स्कूल में है बहुत सारे क्लासरूम है, ठीक है। तो क्लासरूम का फंडा क्या होता है कि कोई भी बच्चा एक बार में 2 क्लासरूम का स्टूडेंट तो नहीं हो सकता ना, राइट। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो क्लास 11 में ही रहोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप कभी क्लास 11 में पढ़ रहे हो, कभी 10 में, कभी 9 में, कभी 12 में चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है ना, राइट, है ना, राइट। तो इसका मतलब उसी तरह से समझ लो कि क्लास में जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ दैट क्लास ही हो सकता है, ओके। और ऐसे हमने कितने सारे क्लास डिफाइन कर सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन जो हमने कहाँ से ए लिया है, दैट मीन्स रिलेशन को कहाँ से डिफाइन किया है। तो अगर मैंने यहाँ पे जो रिलेशन है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो ए पे डिफाइन किया गया है, तो इसी ए का ही वो सबसेट होगा अपना क्लास। मतलब क्या समझ में आया हमें कि क्लास ए जो हमने यहाँ पे बोला है, क्लास ए कुछ नहीं बल्कि क्या है, सबसेट है सेट ए का, जिसमें से हमने रिलेशन डिफाइन किया है, दैट मीन जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था और वहाँ से हमने पर्टिकुलर रिलेशन बनाया था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो वो ही उसका सबसेट ही होगा। और ऐसा सबसेट होगा जबकि हमने उसमें से कोई भी एलिमेंट का अगर रिलेशन देखना है ना तो वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, थ्रू विच रिलेशन, थ्रू दिस इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली। नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, ठीक है। एक और बारी समझेंगे दूसरे डेफिनेशन से। मैंने बताया था ना हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस डेफिनेशन को समझ के कैसे एक दूसरा डेफिनेशन अपने लिए जनरेट कर सके, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे, जैसे कि आपने देखा था आपने एंटी सिमेट्रिक के केस में और ट्रांजिटिव के केस में दूसरा एक डेफिनेशन डिफाइन करके हमने समझाया, वैसे यहाँ समझेंगे इसे। क्या है ये, इक्विवेलेंस क्लास जो है डिफाइंड होता है सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ये दिमाग में आ गई बात, राइट, डन। अब जो क्लास हम डिफाइन करते हैं वो कुछ नहीं बल्कि एक सबसेट होता है, किसका,
ए का, जिस सेट से हमने रिलेशन डिफाइन किया है, दैट मीन्स ये है सबसेट ऑफ सेट ए का। कैसा सबसेट बनाएंगे? सच दैट जो उसमें मेंबर होंगे उस सबसेट में, उनका किसी भी तरह से आप पेयरिंग कर लो। समझ रहे हो बात? किसी भी तरह से आप पेयर कर लो। दैट मीन्स अगर सोचो कि ए बी सी है तो इधर ए बी चेक करो, ए सी चेक करो, बी सी चेक करो, सी ए चेक करो, कैसे भी आप चेक करो वो उसी रिलेशन से ही डिफाइंड होने चाहिए। दैट मीन्स पेयर्स जो हैं वो सब आपके मेंबर होने चाहिए किसके? इक्विवेलेंस रिलेशन के। तभी हम बोलते हैं कि ये जो है अपना इक्विवेलेंस क्लास होगा। ओके, इसको समझेंगे थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ। डन। इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। क्या है वो? जैसे कि क्लासरूम के बारे में मैंने बताया था, तो हमेशा ध्यान रखना ईच एलिमेंट of the set A is in only and only one equivalence class. That means एक बच्चा सिर्फ एक ही क्लास में बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे क्लास में वो पहुंच गया है। तो मेंबर सिर्फ एक ही क्लास का हो सकता है ना? कभी देखा है किसी स्कूल में एक बच्चे का दो क्लास में नाम लिखा हुआ हो? नहीं ना, राइट? तो वैसे ही है, ये सिर्फ एक ही क्लास का वो हो सकता है मेंबर। करेक्ट। अब इससे हमें क्या समझ में आई बात कि दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास है उन सब का इंटरसेक्शन लेना चाहूँ तो उसमें मुझे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, बिकॉज एक बच्चा एक ही क्लास का मेंबर है। दैट मीन्स अगर दो क्लास में मैं कुछ इंटरसेक्शन लूँ कॉमन एक स्टूडेंट के नाम पे तो क्या मिलेगा? मुझे कोई भी कॉमन नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स दीज आर ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई। करेक्ट। अब एक और बात है दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसका मतलब जब हम सारे क्लासेस का, दैट मीन्स यहाँ पे सारे स्टूडेंट का, अगर सोच लो कि मेंबर जो है, जैसे स्टूडेंट समझ लिया आपने, अगर सारे क्लासेस का मैं यूनियन करूँ तो क्या मुझे मिलेगा? स्कूल मिलेगा। करेक्ट। तो वैसे ही समझ लो कि अगर मैं सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का जब यूनियन लूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सेट ए मिलना चाहिए। Understood the point? So these 3 points are the condition for equivalence class. क्या क्या समझ में आई बात? कि सबसे पहला कि एक ही मेंबर हो सकता है, तो उससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी इंटरसेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। करेक्ट। फिर हमें तीसरी बात क्या समझ में आया कि जब हमने यूनियन लिया तो हमें क्या मिला? ए मिला। करेक्ट। दैट मीन्स कोई भी यहाँ क्लास का जो मेंबर है सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में बिलोंग करेगा। कोई भी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगा। यूनियन जब हम करेंगे तो पूरा का पूरा अपने पास सेट ए आ जाना चाहिए। ठीक है। और ये डिफाइन होगा सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर वहाँ से समझते हैं इसको अच्छे से और। करेक्ट। तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ, अगर ए जो है डिफाइंड कुछ इस तरीके से है जहाँ पे x बिलोंग टू z है एंड 0 से लेके 12 तक है। दैट मीन्स बेसिकली ए के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? 0 1 2 12। करेक्ट। इतनी ही चीज़ें हैं अपने पास। चलो मैंने ए को एक्सपैंड करके लिख दिया है। अब क्या है? एंड आर जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए माइनस बी का जो अपना मॉड है इज डिविजिबल बाय 4 है, इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके पास ऑलरेडी बता दिया गया है कि भाई ये जो इस तरह का रिलेशन बना रहा है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप चेक करके भी देख सकते हो, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब आपको यहाँ पे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताना है रिलेटेड टू 1। दैट मीन्स एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ? बताओ मुझे। एलिमेंट्स रिलेटेड टू जो 1 पूछा गया है इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकती हूँ? देखो 1 लिखूंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। यस आई कैन राइट। तो ये जो 1 लिखा है कहाँ से लिखा है? इस सेट में ए में से ही लिखा है। क्या मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे 0 नहीं लिख सकती हूँ। वाई? बिकॉज रिलेटेड टू 1 बोला गया है। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट मीन्स नॉट टेल मी 1 माइनस 0 जो कि 1 आता है क्या वो डिविजिबल बाय 4 है? नहीं। तो इसलिए 0 नहीं लिखा जा सकता। 1 माइनस 2 क्या है? वो 1, राइट? उसका मॉडुलस 1 होता है। तो क्या वो रिलेटेड है अपने, वो डिविजिबल बाय 4 है? नहीं। तो वो भी नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या क्या लिखना होगा? जो डिविजिबल बाय 4 हो। डिविजिबल बाय 4 हो इसका मतलब 1 लिख सकते हैं, देन ऑफ कोर्स 5 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस 5 का मॉड करो या 5 माइनस 1 का करो,
दोनों ही हमें 4 मिल रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 ओनली। अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ उसके बाद क्या लिखा जा सकता है, 9 लिख सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्या हम 12 लिख सकते हैं, नहीं, 13 लिख सकते थे, बट इट इज़ आउट ऑफ दिस ए, दैट्स वाई ओनली 159 कैन बी रिटन। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? यस, करेक्ट, क्लियर। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। दैट मीन्स समझ रहे हो बात, जो भी हम यहाँ एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो रिलेटेड टू दैट होगा थ्रू द सेम रिलेशन, जो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कुछ इस तरह से तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स 1, 5, 9, तो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास ए। दैट मीन्स ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1। क्लियर है बात? यस। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2। अब आपको बोल दिया गया है यार यू हैव टू राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2। तो बताओ मुझे इसके अंदर क्या क्या हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो कि 2 से रिलेटेड है। तो 2 से मैं क्या लिख सकते हैं, 2,0 लिख सकते हैं क्या? नहीं, वाई? बिकॉज 2, अगर 0 करोगे तो 2 - 0 होता है 2, एंड वो आपका डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2,2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 हो गया, उसके बाद 4 का डिफरेंस ले लो तो दिस इज 6, देन 4 का डिफरेंस ले लो तो दिस इज 10। बस इतनी बातें लिख सकते हैं बिकॉज 12 के आगे हमें जाना नहीं है। क्लियर है बात? यस। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। करेक्ट। अब देखो ये तो आपने बात कर ली सिर्फ इतनी। अब अगर मैं बोलूँ कि सारे इक्विवेलेंस क्लास लिख लो सो दैट मुझे ये समझ में आ जाए कि सब में कॉमन मेंबर नहीं होने चाहिए और अपना साथ में जब यूनियन करेंगे तो अपने पास ए आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना? तो चलो करते हैं। अब मैंने 1 का लिख लिया, 2 का लिख लिया, चलो 3 का लिख लेते हैं। अगर 3 का मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगी, 3 लिखूंगी। उसके बाद 4 का डिफरेंस ले लो तो 7 लिख सकते हैं, फिर 11 लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 4 का लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, 4 लिख सकते हैं, देन 8 लिख सकते हैं, देन 12 लिख सकते हैं। करेक्ट है ना? अब मैं अगर 5 का लिखना चाहूँ तो मुझे बताओ क्या लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ 5 लिख डाला तो मुझे यहाँ 5 लिखना होगा, राइट। उसके बाद मुझे 1 लिखना होगा, उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, 9। बट जस्ट सी, ये तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है 1 की क्लास में, राइट। तो दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड। वाई? बिकॉज हमने क्या बोला था कि एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ क्लास 5 इज नॉट अलाउड। क्लियर? समझ में आ रही है बात? बट अभी भी कोई क्लास यहाँ पे एक मिसिंग है। कौन सा क्लास? क्लास 0, जो हमने स्टार्ट किया है वहीं से। तो क्लास अगर 0 में डिफाइन करो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, 0 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, देन अपने 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, देन 8 हो सकता है। करेक्ट। और फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ देखो अब एक और बात है कि अगर मैंने 8 बोला और 12 बोला तो दिस इज़ डन। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो टेल मी कि क्या 0 वाला क्लास और 4 वाला क्लास आपको सेम नहीं दिख रहा? यस, इट इज़ लुकिंग सिमिलर। दैट मीन्स इसके अंदर बेसिकली 0 भी होना चाहिए। दैट मीन्स 4 का क्लास भी डिफाइन नहीं होगा यहाँ। अंडरस्टूड? वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड? बिकॉज एक ही का मेंबर हो सकता है। तो 0 का क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं क्लास लिखना तो पहले मेंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी 0, 4, 8, 12 आर ऑलरेडी इंक्लूडेड ओवर देयर। तो इसलिए हम 4 का क्लास नहीं डिफाइन कर सकते। समझ रहे हो बात को? यस। तो नाउ इफ़ आई विल टेल यू कि अगर मैं यहाँ पे क्लास 0, यूनियन क्लास 1, यूनियन क्लास 2 और यूनियन क्लास 3 करूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, लेट मी चेक। चलो चेक करते हैं। तो 0 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, राइट। चलो यहाँ से क्या आ गया, 1 से 1 आ गया है, लिख सकते हैं। 2 यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 यहाँ से लिख लिया, फिर 4 मैंने वहाँ से लिख लिया, जस्ट सी, ठीक है। तो 4 लिख लिया, फिर देखो 5 यहाँ से लिख सकते हैं, देन 6 यहाँ से लिख सकते हैं, फिर 7 यहाँ से लिख सकते हैं, देन 8 मैं यहाँ से अगेन लिख सकती हूँ, फिर हो गया अपने पास 9, फिर हो गया 10 फ्रॉम हियर, देन 11 फ्रॉम हियर एंड देन फाइनली 12 फ्रॉम हियर। तो अपने पास क्या मिला, कैन यू सी, दिस इज़ नथिंग बट ए ओनली। दैट मीन्स जब हमने इसका सबका यूनियन किया तो हमारे पास ए आया है, और जब हमने सब इसका इंटरसेक्शन देखा तो हमारे पास 5 आया है, और ये एक ही मेंबर एक ही क्लास को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड वी हैव रिटन द इक्विवेलेंस क्लास। क्योंकि आप किसी को भी उठा लो, 10,6 उठा लो,
क्या होगा रिलेशन? सेम रिलेशन। अगर 10,2 का भी चेक कर लो, सेम रिलेशन से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स कैसे भी करके किन्हीं का रिलेशन आप चेक कर लो, यू शुड हैव द सेम रिलेशन। अंडरस्टूड? तभी वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है और इसलिए ये डिफाइंड है सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। डन, तो समझ में आ गई बात। तो इसके साथ ही अपना इक्विवेलेंस क्लास होता है यहाँ पे फिनिश और हमने रिलेशंस का सारा टॉपिक किया यहाँ पे खत्म। आई होप कि आपको जी के जो आपकी जीत की सीरीज में आगे बढ़ रहा हो, रिलेशंस के अब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कभी भी हरा नहीं सकते हैं। और इसके साथ ही अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो रिलेशन टॉपिक था वो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपकी जी के जीत सीरीज में, दैट मीन्स जो भी आपने जी एडवांस के लिए या मेंस के लिए या तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की है, उसमें इस टॉपिक से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इसके साथ ही आप बने रहना। इसके आगे में हमें फंक्शंस भी करना है, फिर उसके बाद बहुत सारे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर PYQs करेंगे और फिर देखेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है।